22 आधुनिक उद्योगों की स्थापना, व्यापार तथा वाणिज्य का विकास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 116। ब्रिटिश शासन काल के आधुनिक उद्योगों के विकास पर एक निबंध लिखिए, अथवा भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर: 19वीं शताब्दी के मध्य से भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। 1850 से 60 ईस्वी के दशक में वस्त्र तथा पटसन उद्योग की स्थापना की गई। इस बीच रेल निर्माण कार्य शुरू हुआ और कोयला खनन उद्योग की भी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त बागान उद्योग तथा रेशम से संबंधित मरम्मत में सुधार कार्य के लिए छोटे मोटे इंजीनियरिंग कारखाने भी खोले गए। रेल निर्माण के कार्य को छोड़कर सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कई दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ तक कि कुछ सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। देश के आधुनिक उद्योगों की स्थापना का कार्य मुख्य रूप से निजी ब्रिटिश पूंजी और उद्यान के सहारे किया गया। इसके लिए व्यवसाय संगठन की एक विशेष प्रणाली को अपनाया गया, जिसे मैनेजिंग एजेंसी का नाम दिया गया। यह प्रणाली स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद तक देश में बनी रही। मैनेजिंग एजेंटों ने तकनीकी जानकारी, वित्त और प्रबंध आदि की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करके आधुनिक उद्योगों की स्थापना और संचालन में महत्वपूर्ण हाथ बटाया। उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में, जबकि सरकार उपेक्षा की नीति का पालन कर रही थी और देश में वित्त और तकनीकी जानकारी संबंधी संस्थाओं का बड़ा अभाव था, मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली का योगदान बहुत महत्वपूर्ण बन गया। 1881 ईस्वी के फैक्ट्री एक्ट में बनने के बाद 1914 ईस्वी तक भारत का औद्योगिकरण जारी रहा, यद्यपि इसकी गति बहुत धीमी थी। भारत में विभिन्न उद्योग जिन क्षेत्रों में केंद्रित थे वे इस प्रकार थे। बंगला में जूट उत्पादन का क्षेत्र हुगली में था। बम्बई में कपास उद्योग पनपा। दक्षिण में औद्योगिकरण बहुत कम हुआ और जो भी हुआ वह मद्रास में बंदरगाह के आसपास ही हुआ था। उत्तरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग आमतौर पर स्थापित नहीं हो सके, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में शराब तथा कालीन बनाने के कारखाने अवश्य थे, किंतु इनका कलेवर बहुत छोटा था। पंजाब में कुछ कपड़े के कारखाने थे, किंतु कराची का अंदरूनी इलाका पूरी तरह खेतीहर था। उस समय उभर रहे अन्य उद्योग थे कागज़ और कागज़ की लुगदी, माचिस उद्योग, भारी रासायनिक पदार्थ तथा कांच का उद्योग आदि, किंतु इन उद्योगों को समाजवादी सरकार के भारी विरोध तथा रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। देश में 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक उद्योगों की इस प्रकार शुरुआत तो हुई, लेकिन विदेशी पूंजी और उद्यम ने ऐसे उद्योगों को चुना जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता था, अथवा जो विदेशी व्यापार की दृष्टि में महत्वपूर्ण थे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उद्योग ऐसे ना हो जो ब्रिटेन के उद्योगों के साथ प्रतियोगिता में खड़े हो सकें। फलस्वरूप देश में मुख्य रूप से हल्के किस्म के एवं
उपभोग वस्तुओं से संबंधित इन्हें गिने उद्योग ही स्थापित हो सके। यही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास की गति बहुत ही धीमी और अनिश्चित थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत तक देश आधुनिक उद्योगों के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं कर सका। उस समय तक भारत मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात करने वाला देश बना रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ के साथ स्वदेशी आंदोलन के औद्योगिक विकास को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला। भारतीय पूंजी और उद्यमकर्ता, विशेष रूप से पारसी, गुजराती और मारवाड़ी उद्यमकर्ता औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेने लगे। साबुन, दिया सलाई, पेंसिल, चमड़ा आदि के अनेक छोटे बड़े कारखाने देश में खुले। निसंदेह इस बीच सबसे महत्वपूर्ण और दूरदर्शी उद्यमी जमशेदजी टाटा रहे। विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद वे देश में इस्पात का सर्वप्रथम कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में खोलने में सफल रहे। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में कुछ विविधता को नज़र आने लगी। फिर भी उपयोग वस्तुओं से संबंधित हल्के उद्योग भी प्रमुख बने रहे। आधुनिक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का अधिकांश भाग वस्त्र और पर्सन उद्योग में ही लगा हुआ था। भारी और बुनियादी उद्योग के क्षेत्र में प्रगति न होने के बराबर थी। फलस्वरूप देश का औद्योगिक ढांचा कमज़ोर और खोखला बन रहा था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक देश में मुख्य रूप से हल्के उद्योगों का ही विकास हुआ और प्रगति बहुत धीमी व थोड़ी थी। सरकार की भारत विरोधी आर्थिक व औद्योगिक नीति देश में पूंजी, तकनीकी, श्रमिकों एवं कुशल व्यवसायिकों की कमी आदि इसके लिए जिम्मेदार थे। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 18 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के काल में देश में उद्योगों को बढ़ाने के लिए कुछ अवसर मिला। एक तो युद्धकाल के औद्योगिक वस्तुओं का आयात बहुत कम हो गया। शत्रु देश में आयात को बंद हुआ ही मित्र देश भी युद्ध संबंधी सामान तैयार करने में लगे होने के कारण अधिक माल भेजने की स्थिति में नहीं थे। जहाज भी कम मिलते थे और माल के भेजने में खतरा भी बढ़ गया। इस प्रकार युद्धकाल में आयात में भारी कमी हुई और फलस्वरूप देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचकर पनपने का अच्छा अवसर मिला। इसके अतिरिक्त युद्धकाल में लोहा और इस्पात, सूती वस्त्र, पटसन के पदार्थ, ऊनी व चमड़ा के माल, साबुन आदि अनेक औद्योगिक वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई। बाजार की इस तेज़ी से देश के उद्योगों को विशेष बढ़ावा मिला और फिर युद्धकाल के दौरान उद्योगों के प्रति सरकार के रुख व नीति में कुछ अनुकूल परिवर्तन आया। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा भारत युद्ध की तैयारी में अपना पूरा योगदान देने में असमर्थ था। उन दिनों विदेशी माल की मात्रा में उपलब्धि संभव न थी क्योंकि आयात में भारी कटौती हो चुकी थी। औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत इस कमी को पूरा नहीं कर सकता था। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि में भारत एक कमज़ोर कड़ी सिद्ध हुआ। भारत ने इस गलती को
महसूस किया और देश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए। दोनों विश्व युद्धों के बीच के समय में उद्योगों का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिक विकास के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। इस अवधि में देशी उद्योगों ने अपेक्षाकृत अधिक तेजी से प्रगति की। युद्ध काल में लोगों ने जो भारी लाभ कमाया, उससे प्रभावित होकर बड़ी मात्रा में पूंजी उद्योगों ने लगने लगी। राष्ट्रीय जागृति ने भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण जिससे औद्योगिक विकास की गति विशेष रूप से तेज हुई, वह था सरकार की औद्योगिक नीति में परिवर्तन। सामान्य तौर से सरकार अभी तक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अथवा मुक्त या निर्बाध व्यापार नीति का व्यवहार कर रही थी, लेकिन युद्धकाल की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं सार्वजनिक दबाव के कारण सरकार ने अब उस रास्ते को छोड़कर उद्योगों के लिए सहायता और संरक्षण की नीति को अपनाया। यही नहीं, सरकार स्टोर की क्रय नीति में भारतीय उद्योगों को सहायता देने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन किए गए। 1921 ईस्वी में नियुक्त प्रथम भारतीय राजकोषीय आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने देश के उद्योगों को संरक्षण देने की नीति को अपना लिया। इस नीति के अंतर्गत कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उद्योगों को सरकार संरक्षण दिया जा सकता था। इसी कारण इस नीति को भेदमूलक संरक्षण नीति कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार की भेदमूलक संरक्षण नीति बहुत संतोषजनक नहीं थी। इसकी अवधारणा और कार्य प्रणाली अनेक दृष्टियों से दोषयुक्त थी। इसके अंतर्गत विकास के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकने के सीमित दृष्टिकोण से उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। संरक्षण देने की शर्तें बहुत कड़ी थी और बड़ी कठोरता से इन्हें लागू किया जाता था। साथ ही इस नीति से जुड़ी विभिन्न बातें और कार्यवाहियों को पूरा करने में बहुत समय लगता था और संरक्षण प्रदान करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं था। संरक्षण प्राप्त उद्योगों की देखभाल तथा तत्संबंधी बातों पर निगरानी रखने एवं संबंध में व्यापक व दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस नीति के अंतर्गत किसी स्थायी टैरिफ बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी और फिर यह नीति नए और बुनियादी उद्योगों की स्थापना और विकास की दृष्टि से बिल्कुल अनुपयुक्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में उद्योगों का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भारतीय उद्योगों के विकास को और बढ़ावा मिला। इस अवधि में इंग्लैंड, जापान, जर्मनी आदि अनेक देशों के आयात बहुत कम हो गए। एक तो इन देशों में उद्योग युद्ध संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए थे, दूसरे इस बीच जहाजरानी की बड़ी कमी हो चली थी और माल भेजने में खतरा भी बढ़ गया था। आयात में इस प्रकार भारी कमी होने से देश के उद्योगों को अतिरिक्त संरक्षण मिला, जिससे उसके विकास की गति और तेज हो गई। इसके अतिरिक्त युद्धकाल के दौरान हमारे औद्योगिक माल की मांग में देश विदेश की मंडियों में भारी वृद्धि हुई। शीघ्र ही अनेक मध्य पूर्व और सुदूर पर के देशों को माल भेजने का भारत मुख्य देश बन गया।
मांग में इस भारी वृद्धि से कीमतों और लाभ में वृद्धि हुई, जिससे उद्योगों के विस्तार में विशेष प्रोत्साहन व सहायता मिली। इस तरह की अनुकूल बातें के प्रभाव से युद्धकाल के दौरान देश में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। इस अवधि से सीमेंट, कागज, लोहा व इस्पात, सूती वस्त्र और चीनी आदि उद्योगों में भारी प्रगति हुई। युद्ध का कुटीर, लघु एवं मध्याकर के उद्योग पर विशेष अनुकूल प्रभाव पड़ा। देश में वस्तुओं की कमी और तेजी से बढ़ती हुई कीमतों से इन उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिला। युद्धकाल में ऐसे उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ और तरह तरह की उपभोग वस्तुओं एवं उत्पादन सामग्री इनके सहारे देश में तैयार होने लगे, जैसे कि गोंद, रासायनिक हस्त उपकरण, छुरी व कांटे का सामान, प्रसाधन सामग्री, जाल, बोतलबंद फल, नल आदि। इसके अतिरिक्त युद्धकाल के दौरान अनेक नए उद्योग देश में स्थापित हुए। इनमें से कुछ तो कल पुर्जे व अन्य उत्पादित साज सामान बनाने वाले उद्योग थे, जिनकी देश में बड़ी आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए रेल इंजन, डीजल इंजन, पंप सेट, जहाज, सिलाई की मशीनें, मोटर टायर, कुछ विशेष प्रकार के मशीनी औजार, रासायनिक पदार्थ, अलोह धातुएं के माल आदि अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में के सिलसिले में कदम उठाए गए, लेकिन इन वस्तुओं का उत्पादन बहुत सीमित था। इस प्रकार युद्धकालीन परिस्थितियों में छोटे बड़े तथा नए पुराने उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। फलस्वरूप देश औद्योगिक विकास के पथ पर पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने में सफल हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में भारी वृद्धि हुई। अनुमान है कि युद्ध काल के दौरान रोजगार में 103% वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। 1939 से 1946 ईस्वी के बीच औद्योगिक उत्पादन में कुल 20% की वृद्धि हुई। युद्ध काल में औद्योगिक माल के लिए मांग में हुई भारी वृद्धि का पूरा लाभ उठाया नहीं जा सका। उद्योगों की क्षमता में मांग के अनुसार वृद्धि लाना संभव न हो सका, क्योंकि हम अपने उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की मशीनें, रासायनिक पदार्थ व अन्य आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और युद्ध काल में इनका आयात बहुत कम हो गया था। इस प्रकार युद्ध काल के दौरान देश में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई, लेकिन देश औद्योगिक क्षेत्र में उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर सका जितना कि उसे अवसर मिला था। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप नए वर्गों का उदय। भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में दो नए वर्गों का उदय हुआ। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा औद्योगिक सर्वहारा वर्ग, श्रमिक। ये दोनों ही वर्ग 1857 ईस्वी के बाद के आधुनिक भारत की उपज हैं और दोनों ही वर्गों ने भारत के राजनीतिक विकास में अपने अपने स्थान पर भूमिका का निर्वाह किया। पूंजीपतियों में टाटा, बिड़ला तथा डालमिया आदि प्रमुख थे। इन पूंजीपतियों ने भारतीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बीच उनको मशीनों तथा तकनीक के लिए विदेशियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। इस कारण भारतीय उद्योगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा,
किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय पूंजीपतियों ने भारी मात्रा में उद्योगों में पूंजी लगाई। इससे उद्योगों का विकास हुआ, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। स्वदेशी आंदोलन ने इनके विकास में विशेष योगदान दिया। भारत औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पिछड़ने को लेकर स्वतंत्र हुआ। इसका मूल कारण यह था कि ब्रिटिश शासनकाल में देश के औद्योगिकरण में न तो सरकार ने सक्रिय रूप से भाग लिया और न आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। तकनीकी जानकारी, पूंजी एवं आवश्यक साज सामान की कमी तथा विदेशी प्रतियोगिता के कारण देश के औद्योगिक विकास में जो कठिनाइयां पैदा हो रही थी, उनको ब्रिटिश सरकार ने दूर करने की कोई प्रयास नहीं किया। इसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई दशा में थी। प्रश्न क्रमांक 117, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य के विस्तार की विवेचना कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का व्यापार बहुत उन्नत दिशा में था। आंतरिक तथा बाहर व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में अन्य देशों से कम नहीं था। भारत उस समय परंपरा, उद्योग तथा दस्तकारियों के लिए प्रसिद्ध था। इन उद्योगों से केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती थी, अपितु इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं भारी मात्रा में विदेशी को भी निर्यात की जाती थी। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ईरान, अरब देश, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीका, यूरोप और जापान भारतीय वस्तुओं के मुख्य ग्राहक थे। भारत प्रमुख रूप से सूती माल, रेशमी तथा ऊनी कपड़े, चीनी, नील, काली मिर्च, दालचीनी, जरी व कलात्मक वस्तुओं निर्यात करता था। भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहता था, जिसका भुगतान सोना चांदी के रूप में किया जाता था। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारत औद्योगिक दृष्टि में बहुत बड़ा चढ़ा था और इसके निर्यात व्यापार में औद्योगिक वस्तुओं की प्रधानता थी। ब्रिटिश शासन काल में आंतरिक व्यापार। ब्रिटिश शासन काल में भारत के आंतरिक व्यापार जो गहरी चोट पहुंची। भारत में आंतरिक व्यापार पर शुल्क काफ़ी पुराने ज़माने से राज्य की आय का एक मुख्य साधन रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में ही इस प्रयत्न में लगी थी कि किसी तरह उसे इस आंतरिक व्यापार के शुल्क से छूट मिल जाए। 1662 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर ने कंपनी को आंतरिक व्यापार निःशुल्क करने की आज्ञा दे दी, किंतु उसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई। शर्तें लगाने में लापरवाही बरतने पर गवर्नर ने इस आज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया। 1691 ईस्वी में काफ़ी संघर्ष के बाद कंपनी को निःशुल्क व्यापार की आज्ञा मिल गई। 1700 ईस्वी में फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार कंपनी को परिवहन और सीमा शुल्क की अदायगी से छुट्टी मिल गई, पर केवल उन वस्तुओं के लिए जो आयात या निर्यात के लिए निर्धारित थी। किंतु कंपनी के कर्मचारी इससे संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्होंने दस्तखत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और अपनी निजी व्यापार भी निःशुल्क करने लगे। इस तरह से राजस्व में घाटा पड़ने लगा। अंग्रेजी अध्यक्ष या चीफ के हस्ताक्षरों से ये
परवाने जारी किए जाते थे। इसलिए कंपनियों के कर्मचारी न केवल स्वयं भी इसका दुरुपयोग करने लगे, वरन भारतीय व्यापारियों को भी ये दस्तखत करने लगे। जब तक बंगाल का नवाब शक्तिशाली था, इसके दुरुपयोग की बहुत अधिक संभावना न थी। पर प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी में जब मिर्जाफर को गद्दी पर बिठाया तो कंपनी के कर्मचारी खुलकर मनमानी करने लगे। वे अपना आंतरिक व्यापार भेड़कर करने लगे। वे अपना आंतरिक व्यापार बेधड़क करने लगे। वे नवाब के कर्मचारियों को अपने माल की तलाश नहीं लेने देते। भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क देना पड़ता था, इसलिए उनकी चीज़ें अंग्रेज़ों से कम लाभ पर बेचने पर भी अंग्रेज़ों से अधिक महंगी होती थी। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के आंतरिक व्यापार पर भी पूरी तरह कंपनी के कर्मचारियों का अधिकार हो गया। कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बनाया तो उसने इस स्थिति में सुधार लाने का यत्न किया। इस निःशुल्क आंतरिक व्यापार से एक तो मीर कासिम के राजस्व को हानि पहुंचती थी और दूसरी भारतीय व्यापारियों को, क्योंकि वे कंपनियों के व्यापारियों के साथ होड़ लगाने में असमर्थ थे और अब इस व्यवसाय को छोड़ने की सोच रहे थे। मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों को ऊपर नियंत्रण रखने के लिए और अपने व्यापारियों की सुविधा के लिए कंपनी के अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया। उसने अध्यक्ष को यह बताने की चेष्टा की कि इस प्रकार उसे इस निःशुल्क व्यापार में हानि पहुंच रही थी और देशी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे निःशुल्क व्यापार नहीं कर पा रहे थे। गवर्नर वेस्टार्ट ने नवाब से यह समझौता किया कि कंपनी के कर्मचारी आंतरिक व्यापार पर 9% चुंगी दें और फौजदार गुमाश्तों का अत्याचार रोकने के लिए उन्हें दंड दें। यह समझौता अंग्रेज़ के पक्ष में ही था, क्योंकि इससे एक तो उन्हें आंतरिक व्यापार में भाग लेने का अधिकार मिल गया और दूसरा उनको चुंगी कर में रियासत मिल गई। भारतीय व्यापारियों को उन्हीं वस्तुओं पर 25% कर देना पड़ता था, परंतु कलकत्ता काउंसिल और कंपनी के कर्मचारियों को यह भी सहन न हो सका और उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। कोई अन्य तरीका न देखकर नवाब ने चुंगी कर बिल्कुल समाप्त कर दिया, जिससे उसके देशी व्यापारियों को भी वही अधिकार प्राप्त हो जाए जो अंग्रेज़ों ने मनमानी करके प्राप्त किए थे। किंतु अंग्रेज़ों को यह स्वीकार न था। उन्होंने नवाब पर दबाव डालने के लिए प्रतिनिधि भेजे और अंत में यह नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण बना। बंगाल में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके कंपनी ने व्यापार के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना आरंभ किया और आंतरिक व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करके सभी व्यापारियों को आंतरिक व्यापार करने से लगभग वंचित कर दिया था। इन अधिकारियों का प्रयोग वह इस ढंग से करने लगे कि उसके एकाधिकारों की रक्षा भली प्रकार से हो सके। एक और जहां उसने बंगाल में सूरत से आने वाले कपास को खरीदकर
उसके दाम बढ़ाने में सहायता दी ताकि कपास उत्पादक दूसरे बुनकरों और व्यापारियों के हाथ कपास न बच सके, तो दूसरी ओर जब उत्तर प्रदेश में कपास की बहुत अच्छी फसल हुई तो उसे बंगाल में आने वाले इस कपास के ऊपर 30% चुंगी कर लिया गया। अपनी राजनीतिक सत्ता की सहायता से उसने उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ऊपर नियंत्रण रखा। जहां वह उत्पादक को कम से कम दाम पर वस्तु बेचने पर बाध्य करती थी, वहां उपभोक्ता को अधिक से अधिक दाम पर खरीदने के लिए विवश करती थी। आंतरिक व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों पर कंपनी ने कुछ इस तरह के दबाव डाला कि उन्हें मजबूर होकर यह व्यवसाय त्यागना पड़ा। 1858 ईस्वी में कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसके बाद आंतरिक व्यापार पर सरकार ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। इससे भारतीय व्यापारियों को बड़ा आघात पहुंचा। ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी व्यापार। उपनिवेशवाद के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में एक वाणिज्य क्रांति आई, जिसने उसे अधीनस्थ स्थिति में विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। उसके विदेश व्यापार ने विशेषकर 1858 के बाद भारी प्रगति की। 1834 में विदेशी व्यापार का परिणाम 15 करोड़ रुपयों के बराबर था, जो 1858 में बढ़कर 60 करोड़ और 1899 में 2 अरब 13 करोड़ रुपये हो गया। उसका परिणाम सबसे अधिक 1924 में 6 अरब 58 करोड़ रुपये हो गया। भारत के आयात और निर्यात के संगठन में भी प्रतिकूल दिशा में नाटकीय परिवर्तन हुए। भाप के चलने वाले जहाज़ों और रेलवों से काम में लाने जाने तथा 1868 ईस्वी के स्वेज नहर के खुल जाने के बाद सुदूर इलाके में वजनदार कृषिजन्य उत्पादों को बंदरगाहों और फिर वहां से विदेशी बाजारों में ले जाना संभव हो गया। इस प्रकार अब विदेशी विनिर्माता देश में सुदूरतम कोनों में जा सके और भारतीय समाज के क्रमिक स्तरों से होते हुए नीचे तक पैठ गए। 1813 ईस्वी में पहले भारत मूलतः हस्तशिल्प के उत्पादों का निर्यात और सोने चांदी का आयात करता था, परंतु 1858 ईस्वी के बाद कृषिजन्य कच्चे माल तथा खाद्यान्न ही उसके निर्यात के मुख्य रूप में शामिल थे और वह विनिर्म वस्तुओं का आयात करने लगा था। इस प्रकार 1835 ईस्वी में भारत के आयात व्यापार में विनिर्मित वस्तुओं का हिस्सा 64% और निर्यात व्यापार में कच्चे मालों तथा खाद्य पदार्थों का हिस्सा 76% था। विदेशी व्यापार की समृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था या उसकी जनता के कल्याण की दिशा में किसी सकारात्मक कदम का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, क्योंकि यही वह मुख्य स्थान था जिसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशक और विश्व पूंजीवाद पर निर्भर बना दिया था। उसकी समृद्धि स्वाभाविक या सामान्य नहीं थी। उसे साम्राज्यवाद के हित साधने के लिए कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित किया गया
बढ़ते हुए आयात औद्योगिक विकास के ही नहीं बल्कि उसके तत्कालीन हस्तशिल्प उद्योगों के खत्म होने और उनकी जगह आधुनिक उद्योगों के विकसित न होने के सूचक थे। इस प्रकार बढ़ते हुए निर्यात भारत में उत्पादन की समृद्धि के ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए ग्रामीणीकरण और सरकार भूस्वामियों तथा महाराजों द्वारा किसान के घोर शोषण के सूचक थे। निर्यात में वृद्धि करना इसलिए भी आवश्यक हो गया ताकि बढ़ते हुए आयात और भुगतान किया जा सके और भारत की संपदा के बढ़ते हुए निर्गमन को रोका जा सके। इस प्रकार विदेशी व्यापार की समृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में नहीं बल्कि उसकी जड़ता में भी योग दिया। वह राष्ट्रीय आय की समृद्धि का नहीं बल्कि राष्ट्रीय शोषण की तीव्रता का प्रतीक थी। इतना ही नहीं, उसने आय के आंतरिक कुवितरण में योग दिया क्योंकि उसने किसानों और दस्तकारियों महाजनों और पूंजीपतियों के पास संसाधनों और हस्तांतरण में सहायता दी। भारत में विदेशी व्यापार की एक विचित्र विशेषता आयात की तुलना में निर्यात की अधिकता थी। यह अन्य देशों के प्रति भारत में भावी दावों का नहीं बल्कि उसके संपदा और संस्थानों के निगम या एकपक्षीय निर्यात को प्रतिबिंबित करती थी। यह जिक्र करना भी जरूरी है कि अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथ में था और लगभग संपूर्ण व्यापार विदेशी जहाज के जरिए होता था। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत का व्यापार विदेशियों के हाथ में आने से इसका लाभ उनको ही हुआ। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का निर्यात बहुत अधिक था, वह नगण्य रहा था। भारत का कच्चा माल विदेशी को जाने लगा और भारत का बाजार विदेशी माल से पट गया। इससे भारतीय व्यापारियों को भारी हानि हुई, बल्कि यह कहना उचित होगा कि अंग्रेजों ने भारत के व्यापार का सर्वनाश कर दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 118। भेदमूलक संरक्षण की नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आयात पूर्णतः बंद हो गए और इसके कारण भारत की कमजोरी जगजाहिर हो गई, विशेष रूप से लोहा एवं इस्पात जैसे मूल्य उद्योगों के क्षेत्र में। 1921 ईस्वी में प्रथम राजकोषीय आयोग की नियुक्ति हुई और उसने भेदमूलक संरक्षण की नीति अपनाने की सिफारिश की। इस नीति का उद्देश्य यह था कि कुछ चुने हुए उद्योगों को आयात पर सीमा शुल्क लगाकर विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिया जाए। उद्योगों का चयन त्रिसूत्री कसौटी के आधार पर किया जाना था। त्रिसूत्री कसौटी के अनुसार पहला, जिनको प्राकृतिक सुलभ प्राप्त है, दूसरा जो बिना संरक्षण के पनप नहीं सकते, और तीसरा जो अंततः अपने पैरों पर खड़े होकर बाजार में प्रतियोगिता का सामना कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, सरकार ने भेदमूलक संरक्षण नीति कब लागू की? पहला ऑप्शन 1921 ईस्वी में, दूसरा 1922 ईस्वी में, तीसरा 1923 ईस्वी में या चौथा 1924 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है तीसरा 1923 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, युद्ध काल में उद्योगों की समस्या क्या थी? पहला, पुरानी मशीनों के प्रतिस्थान की समस्या, दूसरा अविचारित तथा
असंबद्ध ढंग से उद्योगों का विस्तार। तीसरा, व्यवसाय का नैतिक आधार पर कमज़ोर होना। या चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है चौथा, उपयुक्त सभी।